उसके एक एक पड़ाव को जिस रूप में आपने प्रस्तुत किया है, उसको देख करके उसको लोग जगह जगह स्थापित कर रहे थे कि आप संविधान में लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। और ऐसा करने वालों को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा दी गई। और ऐसा समाजवादी शब्द जोड़ा था, और जब संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो हमारे यहाँ तलाशा है संविधान कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको जिस रूप में प्रस्तुत किया है इन्होंने, वो जरूरी सी किताब बन के रह गई है, आज की दिखाई दे रही है। तमाम लोग जो हम लोग जानते हैं चीज़ों को, वो भी इतने गहरी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश, जिसमें हम 1857 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और 1947 तक के पूरे संघर्ष को उसके एक एक पड़ाव को जिस रूप में आपने प्रस्तुत किया है, उसको देख करके मतलब लगता है कि आपने इतिहास को और भारतीय समाज को कितना खंगाला है। और उस संदर्भ में आपने जो निर्माण प्रक्रिया है संविधान की, जो आज़ादी की मूल भावना रही है, इसमें पूरे देश के लोगों ने और कई स्तर पर दुनिया भर के लोगों ने सहयोग किया था, मानवतावादी लोगों ने, उस पूरी प्रक्रिया को आपने रेखांकित किया है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको बधाई के पात्र हैं दोस्तों। सैद्धांतिक लेखन किया है, ऐतिहासिक लेखन किया है आपने, और कविताओं के माध्यम से भी आपने अपनी बात प्रस्तुत की। इतने स्तर पर चीज़ों को याद करना, इतनी सघनता से चीज़ों को याद करना और इस स्तर पर सोचना हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए एक मानदंड होना चाहिए। हर आदमी को इस स्तर पर महसूस करना चाहिए। हमारे यहाँ एक पल्लवग्राहिता शब्द दिया जाता है, कहा जाता है कि पल्लवग्राही जो लोग ढेर सारा बोलते हैं और सतही स्तर पर बात करते हैं, सिर्फ पत्तों की बात तो कर लेते हैं, वो उस हरियाली की बात भी कर लेते हैं, लेकिन उसके जड़ों की बात नहीं कर पाते हैं। अम्बेडकर बाबा की एक किताब है कि मूल खोजो विवाद मिटेगा। तो अगर हम जड़ों तक जाएंगे और जड़ों को लेकर यहाँ तक आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस पूरी रचना प्रक्रिया को समझेंगे, और तभी हम आज के समाज में सही न्याय कर सकते हैं। और वो न्याय करने का जो बोध है, उस बोध को पैदा करने में मुझे लगता है कि ये किताब सक्षम है। ये इस मामले में महत्वपूर्ण किताब है। आजकल तमाम किताबें आती हैं, वो साहित्य की किताबें हैं, कुछ कविताओं की किताबें हैं, वो फॉर्मेलिटी बन के रह जाती हैं। सिर्फ लगता है कि लिखना और छपना और कोई आयोजन करा देना, यही एक काम है आपका, और जिसके बारे में लोग सत्य के बहाने अपने को स्थापित कर रहे होते हैं, उस सत्य को नहीं स्थापित कर पाते हैं। लेकिन यशवंत भारती जी ने उस सत्य को स्थापित करने की कोशिश की है, और उस सत्य को स्थापित किया है जिसे आप एक बार उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसे पढ़ेंगे और एक जरूरी किताब के रूप में उसको महसूस करेंगे। दोस्तों, ये संविधान की बात करना आज के दौर में कितना जोखिम भरा है कि आप जहां लोग संविधान को याद कर रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं, उसको देखिए। स्टैन स्वामी जो थे, और उधर आदिवासी क्षेत्रों में जब आदिवासियों के हकों को कुचला जा रहा था और कुचला जा रहा है, और उस समय उनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, जंगल को हड़पा जा रहा है, जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहाँ लोगों ने एक पत्थर गढ़ी आंदोलन चलाया। और उस पत्थर गढ़ी आंदोलन में संविधान के प्रस्तावना को, और मुझे लगता है कि जो आदिवासियों के अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, इसको लिख करके पत्थर पर, और उसको लोग जगह जगह स्थापित कर रहे थे कि आप संविधान में लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। और ऐसा करने वालों को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा दी गई। और ऐसा करने में जो लोग इसकी वकालत कर रहे थे, स्टैन स्वामी जैसे उस 80, 85, 87 साल के लोगों को, जो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, जो कुछ मतलब कहा जाए कि उनको पानी पीने के लिए जो सीपर होता है, जिससे वो पानी पीने की स्थिति में नहीं थे, तो पानी पीने के लिए कोर्ट ने सीपर तक मुहैया नहीं कराया। वो पानी पीने वाला जो एक पाइप होता है, उससे जो लोग पानी पीते हैं, वो भी मुहैया नहीं होने दिया, और उनकी मृत्यु हो गई। तो संविधान की बात करना कितना जोखिम भरा है। हम कहते हैं कि
संविधान में लिखा है और इसको फॉलो किया जाए, तो सरकार उसकी सुनवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई परिवर्तन हुए उसके बारे में हम कहते हैं कि असंवैधानिक है, यह संसद द्वारा पास नहीं किया गया है, इसमें संसद में बहस नहीं की गई है और हम इसे कहते हैं और इस पर बात नहीं होने दी जाती है। आज सारे विश्वविद्यालयों में, सारे स्कूलों में जहाँ भी कोई सेमिनार हो रहा है वहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बहुत अच्छी है, और उनसे पूछिए क्या अच्छा है तो नहीं बताते हैं, बस बहुत अच्छी है बताते हैं। उसकी रचना प्रक्रिया को नहीं बताते हैं, उस पर उठे हुए सवालों का जवाब नहीं देते हैं, और वो असंवैधानिक है, ये बात बार बार कही जा रही है लेकिन वो उस तरफ नहीं ले जाते हैं। और जो जात पात की सारी चीज़ों को ख़त्म करके और एक मुख्य धारा विकसित की गई थी शिक्षा की, जो जिसमें कहा गया था कि सभी लोग बराबर पढ़ेंगे और सभी शिक्षित होंगे, आगे जाएंगे, और एक प्रक्रिया थी, सरकारी शिक्षा थी, और कोई भी सहयोग करके एक पढ़ने वाले होनहार लड़के को आगे बढ़ा सकता था, उस पूरी प्रक्रिया को तोड़ दिया गया है, रोक दिया गया है। और आज स्थिति यह है कि 5वीं क्लास के बाद बच्चे के साथ यह होना है कि बच्चा 5वीं क्लास के बाद वो कौशल विकास के क्षेत्र में चला जाएगा और उसका जो खानदानी पेशा है उस पेशे में वो अपनी विशेषज्ञता हासिल करेगा। यहाँ तक कि पौरोहित्य कर्मकांड के लिए कहा गया कि पंडित जी जो है तो पुरोहिती कराइए, पूजा पाठ कीजिए, आप लोहा का काम करते रहे हैं तो वो काम कीजिए, और इसी तरह से कहेंगे कि तमाम जातियों के जिस तरह के काम रहे हैं, जाहिर सी बात है कि किसी काम पर किसी जाति का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह बात स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उसको फिर से विस्थापित किया जा रहा है और उसको एक फिर से वही जात पात वाला, वर्णाश्रम वाला जो एक विधान था उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से। असंवैधानिक कृषि कानून आया, वो भी असंवैधानिक था। इसके अलावा तो अब तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो किस तरह से असंवैधानिक तरीके से उसका गठन किया गया, किस तरह से मनमानी की गई, उन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वोट डालने के अधिकार हमारे कैसे सीमित किए जा रहे हैं, हमारे वोट का कोई मोल नहीं रह गया है। धीरे धीरे जनता इसको महसूस करने लगी है। हुआ क्या है कि जो लोग वोट से चुन कर गए हैं, जब उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, जब विधानसभा में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जब संविधान में निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, बहस नहीं हो रही है और चीज़ें जो है थोपी जा रही हैं लोगों के ऊपर, तो ऐसे समय में मतलब कहा जाए कि संविधान को याद दिलाना और इस पर चर्चा करना, ये आज के दौर में बहुत ही जोखिम भरा, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही क्रांतिकारी काम है। इसके लिए मैं एक बार फिर भाई